विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कालूलाल कुलमे। हम लोग हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए तमाम विषयों पर लगातार वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए और उनको सुनिए, बार बार सुनिए, अगेन एंड अगेन, और प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और वीडियो पूरा देखना है। कुछ भी अर्जित करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है और बार बार उस चीज को पढ़ना। अगर हम किसी चीज को बार बार रिकॉल करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, हमें समझ में आ जाएगी। तो कविता को समझने के लिए, कहानी को समझने के लिए, किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, अगर हम एक बार में उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें उसको फिर से रिकॉल करना है, फिर से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर करना है। उपन्यास जैसी विधा, जो कि जाहिर सी बात है आधुनिक विधा है, और समाज की तमाम विडंबनाओं को लेखक अपने दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करता है। प्रेमचंद, जो हिंदी के शीर्षस्थ कथाकार के रूप में और हिंदी साहित्य को विश्व स्तर के साहित्य में स्थान दिलाने दिलाने में प्रेमचंद का एक अभूतपूर्व योगदान था। 1880 में पैदा हुए और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, आजादी के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो तमाम लोग जो इस आजादी को प्राप्त करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, उसमें प्रेमचंद भी एक थे। उसी वर्ष उनका ये प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भी प्रकाशित होता है। आपको मालूम ही है, प्रेमचंद लेखक भी थे, संपादक भी थे, जागरण निकालते थे, हंस पत्रिका निकालते थे। जिस हंस पत्रिका को बाद में 1986 में राजेंद्र यादव ने फिर से नई दिल्ली से शुरू किया और वो अभी भी निकलती है। आप हंस को तमाम रेलवे बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। मात्र 40 रुपए की पत्रिका है। अगर आपकी कविता, कहानी, समकालीन चीजों को पढ़ने में रुचि है, आप साहित्य की दुनिया में, लेखन की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब में, उन सारी चीजों का उपयोग करते हुए आप पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समकालीन विमर्श से भी अपने आप को अगर जोड़ के रखेंगे, तो आपकी समझ निरंतर प्रखर होती चली जाएगी। चाकू होता है ना, चाकू, उसको किस प्रकार से जब बूटा हो जाता है तो वापस हम किस प्रकार तराशते हैं, तो जो हमारा दिमाग है ना, दिल है ना, इसको भी बार बार तराशने की आवश्यकता पड़ती है। शुक्ल जी कहते हैं ना कि हृदय की मुक्तावस्था ही रस दशा है। तो उस रस दशा को प्राप्त करने के लिए, उन अनुभूतियों को समझने के लिए हमें बार बार अपने आप को तराशना होता है, अपने मन को मांझना होता है। ये क्या कहते हैं कि अपने आप को मांझने की बात बार बार वो बोलते हैं, तो ये मांझना वही है। तो हम गोदान की चर्चा कर रहे थे और किस प्रकार से होरी की जो दूरदशा है उस पर पूरी चर्चा की। अब हम मालती के जीवन पर, मालती एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस उपन्यास का। मालती और मेहता की प्रेम कहानी और मालती की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो पेशे से डॉक्टर है और उसके बारे में क्या कुछ है, उसको प्रेमचंद कैसे दर्ज करते हैं। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि बाहर से तितली की तरह है लेकिन अंदर से बहुत मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी आप जानते हैं ना, काटती है तो कितना खतरनाक होता है, लेकिन वो शहद भी तो देती है हमें। तो ठीक वही स्थिति या वही दशा किसकी है? मालती की है। मालती बाहर से बहुत ही मासूम है लेकिन अंदर से अपनी क्वालिटी को जानती है। वो कहा ना कि मतलब किसको कहाँ अप डाउन करना है, वो सारी चीजें समझती है। दुनियादारी को समझने वाली महिला है वो। सिर्फ सुंदर ही नहीं है, सुगर ही नहीं है, वह अपने समय की जो समकालीनता है, लोगों का हाव भाव, व्यवहार, उन सारी चीजों को समझती है वो। रोज उसका कई लोगों से मिलना जुलना होता है, बड़े लोगों के यहाँ भी जाती है वो, राजा महाराजाओं का इलाज भी करती है। मैंने कहा ना, पेशे से डॉक्टर है वो। तो उसकी जो सोच है बहुत ही, कह सकते हैं कि आधुनिक है, बहुत ही अग्रगामी सोच है। तो उसी को प्रेमचंद यहाँ दर्ज कर रहे हैं। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। ठीक है ना, सिर्फ सुख ही सुख नहीं है उसके जीवन में,
और प्रेमचंद कहते हैं कि सिर्फ आप गुड़ खा करके कैसे जी सकते हैं। अगर आपको सब अच्छा ही अच्छा लगे और दुख ही ना हो बिल्कुल, तो भी जिंदगी का मजा नहीं आएगा। तो दुख के अलावा सुख और सुख के अलावा दुख सबका होना जरूरी है। इसलिए जीवन क्या है, विषमताओं का एक गोल है। यहाँ सब कुछ सिर्फ दिन ही दिन नहीं है, यहाँ रात भी है, और दिन है तो रात है, और रात है तो दिन है। सुख है तो दुख है, और दुख है तो सुख है। और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपनी आंखों में इतना बड़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चाहती है कि विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। मतलब हंसती मुस्कुराती मस्त रहती है वो। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के न्यारे वारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलवाना या उनके मामलों को अफसरों से मिलकर तय कर देना। यानी कुल मिलाकर के इनके बाबूजी क्या करते थे, दलाली का धंधा था उनका। इधर से उधर करवाना है ना, दलाली का इसको बोलते हैं आज के जमाने में, दलाली करना। तो दलाली का काम था इसके पिता का। यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वो उठा लेंगे, किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। मैंने कहा ना कि दलाली का धंधा बड़ा जोरदार है भाई, और आज के जमाने में तो वही चलता है। यही दलाल जब छोटे मोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं, और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कोल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। मतलब कोल थे नहीं, कश्मीरी ब्राह्मण थे। मालती कोल तो ब्राह्मण ही होते हैं, कश्मीरी पंडित होते हैं। आप जानते हैं ना वो मणि कोल थे, बड़े फिल्मकार थे। ऐसे कई कोल लोग थे जो मतलब जिनका एक जमाने में समझे कि सत्ता और व्यवस्था में बड़ा डोमिनेशन था, बड़ा वर्चस्व था इन लोगों का। और ज्ञान तो इनके पास रहता ही है, तमाम प्रतिभाओं से धनी होते हैं और खूबसूरत भी बहुत होते हैं। तो मालती जाहिर सी बात है, कश्मीरी ब्राह्मण थी तो सुंदर तो उसका होना तय था ही। उनकी 3 लड़कियां ही हुई थी। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा और शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और ही हो जाता है। शायद वहां के जलवायु में बुद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है। मगर उनकी कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। अब अपने समय के जानकार थे, पहुंच वाले थे, पैसे वाले थे। तो मैंने कहा ना कि आजादी के पहले की कहानी है। तो उनका विचार था कि बेटियों को इंग्लैंड भेज कर पढ़ाया जाए। कहाँ, जो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे उन्हीं के देश में जाकर के। और कहता है कि वहां की मिट्टी में कुछ तो बात है कि लोग बदल जाते हैं। लेकिन वो सारी 3 बेटियां थी उनकी, लेकिन सारी को शायद नहीं पढ़ा पाए। बस समय की विडंबना कुछ रही होगी। मालती इंग्लैंड में ही थी, उन पर फाजिल गिरा और बेकाम कर गया। फाजिल यानी कि लकवा मार गया उनको। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद हो गई, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। क्योंकि उनका तो काम था बोल के ही काम करवाना ना भाई, दलाली का काम था तो उसमें बोलने का काम ही था। लेकिन जब उनके शरीर को लकवा मार गया तो मालती के पिता उस तरह से उदार थे, और पैसे जितना कमाते थे उससे कई गुना खर्च भी करते थे। तो उनके पास सेविंग रही नहीं। अब अब क्या किया जाए भाई। तो देखिए, मालती तो इंग्लैंड में थी ना, तो उसको वापस लौटना पड़ा। अब क्या होता है, जो कुछ भी था जबान की ही कमाई थी। कुछ बचा रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था। इसलिए इधर कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपए में वह भोग विलास और ठाटबाज
तो क्या निभाता। अब 400-500 कमाती थी, डॉक्टर थी तो कितना कमा लेगी वो। और पहले उसके पापा दलाली का काम करते थे, तो उसमें पता नहीं चलता था कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और एकदम ठाठ की जिंदगी सभी लोग जी रहे थे। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की ही शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी, चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाराज से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। अब देखिए, राजा महाराजाओं से उनकी बड़ी पहचान थी, तो कुछ लिखा पढ़ी करके कागज पे बॉन्ड देकर के पैसा ले लेते थे वो, क्योंकि उनको खाना पीना और शराब पीना और सारे शौक थे उनको। देखिए, ये कश्मीरी पंडित है। जो पंडित या ब्राह्मण की बात करते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग, कश्मीर के ब्राह्मण सारे नॉनवेज खाते हैं, सब कोई खाता है। साउथ इंडिया के खाते हैं, बंगाली खाते हैं, मिथिला के ब्राह्मण तो समझिए कि टूट पड़ते हैं मांस के ऊपर। तो इनको भी क्या था, शराब और कबाब खाने का शौक था। शराब बहुत पीते थे और नॉनवेज खाते ही थे। मैंने कहा ना कि कोल है, कोल यानी कि कश्मीरी पंडित ब्राह्मण। महाराज उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरोवत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लजता आ जाती है, वह कोल में भी थी। अब कोल मतलब अपने लिए जीना, मतलब खाना पीना ऐश करने में कमी नहीं करना चाहता था। राजा से पैसा लिया, 25,000 का कर्जा और उसका ब्याज चढ़ गया था। वो चाहता तो प्रॉपर्टी की कभी भी कुर्की कर सकता था, लेकिन मित्रता कहीं न कहीं बार बार उसके आड़े आ जाती थी। ठीक। और ये खुदगर्ज आदमी हो गया था, तो ये किसी बात की परवाह चिंता नहीं किया करता था। तकाजे हुआ करे, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उनकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। अब जो उनकी पत्नी थी, यानी उसकी मालती की जो माँ थी, वो हमेशा बहुत ही पति भक्त थी। तो बेचारी क्या बोलती वो, तो वो कैसे भी करके मालती को समझाती थी, इसलिए मामला ठंडा रहता था। बाकी घर में, क्योंकि उसके पिता एक जमाने में बहुत कमाते थे, लेकिन खर्चा उनका, कहते नहीं कि आप आमदनी रुपया, आमदनी अठन्नी और रुपया खर्चा वाली बात है। तो अगर आप इतना खर्चा करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। और उनको जब लकवा मार गया तो सारी जिम्मेदारी मालती के ऊपर आ जाती है। और जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालती के ऊपर आ जाती है, तो मालती दिन रात मेहनत करके उन सारी चीजों को सही करने का प्रयास करती है। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उनकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहां की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया रहता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी, हमेशा ऐब निकालती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसको पहाड़ पर भेजना मुश्किल था। उसकी थोड़ी तबीयत, शरीर में कुछ समस्या होगी उसको। सबसे छोटी वरदा जो को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज कोई हाथों लिए रहता था। अब आपस में बच्चों में ईर्ष्या तो रहती है, भाई बहन में, तो इनमें भी ईर्ष्या थी कि आप इसी को हमेशा अच्छा बोलते हैं और मुझे तो कभी अच्छा बोलते ही नहीं। बस सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी।
सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है। मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री? झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं रोज। अभी तो आज ही भेजा था। काहे को? कहो तो बुलाकर पूछवा लूं। पूछवाएगी, बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएगी, नहीं दोनों आपस में फिर झगड़ने लगेगी तो बैठना मुश्किल कर देगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर होगा। आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज। अब मैंने कहा ना, मेहता साहब तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है और मालती के बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं। तो बोलते कि मेहता साहब तुम्हारे कॉलेज में आए थे आज, भाषण हुआ था उनका। सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी को पसंद नहीं किया। मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा वो। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। अब देखिए कुछ बोला होगा अपने भाषण में कि स्त्रियां अलग कार्य क्षेत्र में रहेगी, पुरुष अलग क्षेत्र में रहेंगे। तो ये सब तो जमाना जब बदल चुका है तो फिर चीजों को बदलना होगा आपको ना। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू कर दी। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुक्कू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। बोल रही कि प्रेम तो सिर्फ कवियों की कल्पना है। मैंने कहा ना कि मेहता कुछ दर्शन शास्त्र के कुछ गंभीर ही ज्ञाता है। वो शायद आम आदमी के साथ या आम जो कॉमन थिंकिंग है उसके साथ अपने आप को कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये कनेक्शन जब नहीं हो पाता है तो उससे बहुत सारी चीजें गलत तरह से डिफाइन होती है। तो मेहता की भी इसीलिए सब लोग वहां हंसी उड़ाते हैं। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने इस विषय में वह भी कुछ बोलने का साहस रखती है। तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। दिल में उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा। पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था। वह तो जैसे गाव पर नमक छिड़कते थे। मैंने कहा नहीं, गाव पर नमक छिड़कना मतलब कि मतलब जो यंग जनरेशन क्या सोच रही है। एक तरफ स्त्री पुरुष की समानता की बात हो रही है और मेहता साहब अगर इस बात को नहीं बोलेंगे या इस बात के विरोध में बोलेंगे तो कौन सुनेगा उन्हें। यानी कि जिस प्रकार का ऑडियंस होगा, अगर उस प्रकार की आप बात नहीं बोलेंगे या जिस प्रकार की स्थितियां होंगी उसके अनुकूल आप नहीं चलेंगे तो आपका विरोध होगा। और मेहता शायद उन सारी चीजों को या तो समझ नहीं पा रहे थे या फिर उनका जो बौद्धिक लेवल कुछ बहुत ज्यादा ऊंचा था और उन बाकी लोगों के साथ उसका कोई संपर्क नजर नहीं आ रहा था। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार है। औरतों को खुश करने के लिए वह उन किसी करने वालों में नहीं है। और फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां किस रास्ते पर चलना चाहती है। वही सत्य है, बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। क्योंकि मैंने कहा ना कि समाज बदल रहा था, उसमें आजादी का मूवमेंट भी चल रहा था। तो भारतीय समाज किस दिशा में जाएगा, पश्चिम के विचारों की तरफ जाएगा या पूर्व के विचारों की तरफ जाएगा, किसी को कुछ उस समय तक साफ नहीं था। इसलिए मालती बोल रही है, तुम पहले ही तुम लोग क्यों घबराते हो इतना। ठीक है, उनका वो मत है, जरूरी तो नहीं है कि वही मत आखिरी मत है। उसमें भी तो समय के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन अपने आप घटित होते जाएंगे। तो उन परिवर्तनों की आहट को भी तो हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। जब तक हम उनको नहीं जानेंगे, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, तब तक बाकी चीजों को समझना या उनके बारे में कोई राय बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और असंभव होगा। यह मालती अपनी बहन को समझा रही है। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कुतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती है
कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। फिर वो अपनी बहन से ही पूछ रही है कि आप भी तो बार बार ये बात कहती है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर की नजर से, बराबर की दृष्टि से, बराबर के हक हुकूक के साथ देखा जाना चाहिए। अगर घर में लड़का होता है और लड़की होती है तो दोनों ही बराबर होंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें भी दोनों का बराबर का अधिकार होगा। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा ना कि मेरी जो भी संपत्ति है उसमें मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों का बराबर का अधिकार है, मैं दोनों को आधा आधा दे दूंगा। ये नहीं है कि लड़की है तो उसको कुछ भी नहीं देना है और लड़का है तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही बात मालती से उसकी सिस्टर पूछती है। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हो। ये लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक है। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंदा शिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही। और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हाल में पहुंचे तो जान पड़ा था हाल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए शक्ति से काम लिया था। उन्हें कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जम्पर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उनका विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना सम्मान समारोह कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सब में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए आप भी, खड़े कब तक रहिएगा। राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा, तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई। खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर ही निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती है, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देखना है तो वह समझेगा आप उसे मना रही है। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इतने इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूं। अब मेहता, मैंने कहा ना कि वो स्त्री की करुणा और दया और उन सारी चीजों को अपने भाषण में कह रहे हैं, लेकिन बिजली के जो संपादक है ओंकार नाथ, हमने कहा ना बिजली के संपादक पहले भी आए थे जब मालती ने उनको इस प्रकार से माया मोह में फंसाकर शराब और सब कुछ पिला दिया था, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है और
सब बौद्धिक लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, राज करने वाले, शक्तिशाली, पावरफुल लोग हैं। मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा को त्याग के जीवन से असंतुष्ट और होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही है और समझ रही है कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। तो उसने कहा ना कि जब स्त्रियां भी उस प्रकार की चीजों में आ रही है ना, तो फिर उनके भीतर का जो स्त्रीत्व है, जो ममत्व है, वो कहाँ जाएगा। और उस दशा में मैं स्त्रियों को बधाई नहीं देना चाहता या बधाई नहीं दे सकता हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मेहता साहब कहते हैं। विशेष खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियां उन चकमों में आ जाती थी। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी है, लक्ष्मी है, माता है। मेहता आगे बढ़े, स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर मुझे विश्वास है। ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। अब देखिए, मेहता के कहने का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष के काम करने और पुरुष स्त्री के काम करने का मतलब है कि पुरुष में जो हिंसा भाव है, जो उसका वायलेंस का जो तरीका है, जो डोमिनेशन का भाव है, उन सारी चीजों की तरफ कह रहा है। स्त्री में जो करुणा है, जो संवेदनशीलता है, उन सारी चीजों की बात कह रहा है कि जब तक वो उस तरह के भावों के साथ दोनों एक दूसरे को नहीं जोड़ेंगे, तब तक दोनों एक दूसरे को समृद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुष के दुर्गुणों को स्त्री भी ग्रहण करेगी, तो फिर वो भी अपने आप को कभी श्रेष्ठ या बेहतर नहीं बना पाएंगी। इस बात का दावा कहीं न कहीं मेहता करते हुए नजर आते हैं, नजर आ रहे हैं। इसको हम उस तरह से समझ सकते हैं। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। देखिए, शब्दों का भाव पे जाइए कि जिसमें प्रेम है, जो त्याग और श्रद्धा है, और एक तरफ हिंसा यानी लोगों की हत्या करना, युद्ध करना और लड़ाई झगड़ा करना। तो बोल रहा है कि ये जो शब्द है, उन शब्दों के अर्थों को कौन स्पष्ट करता है? तो पुरुष करता है। और स्त्री तो प्रेम का प्रसार करती है, करुणा की बात करती है, श्रद्धा की बात करती है। तो मानव सभ्यता की शुरुआती दौर में यही तो भाव थे। लेकिन फिर पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना, कलह करना, संग्राम करना सब शुरू किया और उससे हिंसा, वायलेंस सब शुरू हुआ और कहीं न कहीं हम उस तरफ बढ़ गए। तो वो अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हमें उन चीजों से मुक्त होकर के सारे संसार में प्रेम भाव को फैलाने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं मेहता इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। तो मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं प्रेमचंद ही इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। लेखक हमेशा पात्र के पीछे से बोलता है ना, तो बस उसी भाव को बोल रहा है वो। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर में से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती है, तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही हिंसा के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन
बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं कि वह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रोंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। तो देखिए, तो जाहिर सी बात है कि जब पुरुष पहले युद्ध में जाता था तो स्त्रियां ही तो उसको तिलक करती थी ना, और विजय के लिए भेजती थी, तो उसको आशीर्वाद या उसको इमोशनल सपोर्ट कौन कर रहा था? मैंने कहा ना कि मेहता साहब दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो उसको दार्शनिक शब्दावली में कह रहे हैं। अब उस के कहने का या उनके कहने के बहुत सारे अर्थ हैं, तो उसको हम अलग अलग संदर्भ में समझ सकते हैं। अगर उसको गांधी के दृष्टिकोण से समझेंगे तो उसके अर्थ अलग आएंगे, जहाँ करुणा अहिंसा की बात आएगी। बुद्ध अलग तरह से कहे समझाएंगे उसको, अम्बेडकर साहब उसको अलग तरह से समझाएंगे, और अगर हम हिटलर की भाषा में समझेंगे तो हिटलर का अर्थ अलग होगा। तो हमें उस मानव इतिहास की उन सारी संदर्भों के साथ हम जोड़ेंगे तो उसके अपने आप अर्थ खुलते चले जाएंगे। तो उस संदर्भ में हमें उसको समझने की आवश्यकता है। तो उसके बाद क्या होता है, आगे क्या बोलते हैं? खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन उठती नहीं। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। बिजली संपादक बिगड़े मगर कोई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार में उन्नति की। संसार ने उन्नति की पौरुष से, पराक्रम से, बल बुद्धि से, तेज से। कहा कहीं के ये देखिए, ये नारी की बात करना या करुणा की बात करना, प्रेम की बात करना, एक तरफ गांधी का जो रास्ता था, अहिंसा का रास्ता, आप जानते ही हैं, सत्याग्रह का रास्ता, है ना, जिस समय गांधी आजादी प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह की बात बार बार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का वायलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का रास्ता भी था, जो कह रहे हैं, जिन्होंने पूरी आर्मी बनाई, सेना बनाई, और कहा कि हम आर्मी और सेना के बल पर ब्रिटिश सेना को पराजित करके देश को आजाद करवाएंगे। तो भगत सिंह का रास्ता भी वही था, हिंसा का रास्ता। तो एक तरफ हिंसा का रास्ता था, एक तरफ अहिंसा का रास्ता था, एक तरफ वायलेंस, एक तरफ नॉन वायलेंस। तो ये भी जो द्वंद्व चल रहा था, इस द्वंद्व को भी कहीं ना कहीं प्रेमचंद इस उपन्यास में मेहता और ओंकारनाथ के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं कि आखिर मानव सभ्यता का इतिहास क्या है। एक तरफ बुद्ध की करुणा की हम बार बार बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। एक तरफ सिकंदर की बात करते हैं जो आक्रमण की बात करता है, बाबर की बात करते हैं जो आक्रमण की बात करता है, युद्धों की बात करते हैं, बार बार हिंसा 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 की बात करते हैं। तो आखिर ये जो द्वंद्व है मनुष्य के इतिहास का, इसका भी तो कोई न कोई समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। तो प्रेमचंद कहीं न कहीं उस विमर्श को भी यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए हमें नजर आते हैं। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिए या अपनी गाए जाएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूं कि आप इन जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष में उतनी ही श्रेष्ठता है जितना प्रकाश अंधेरे में। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। मैंने कहा ना कि गांधी का जो रास्ता है, क्षमा, त्याग, अहिंसा, नॉन वायलेंस का जो रास्ता है, उसकी बात बार बार प्रेमचंद यहां करते हुए नजर आते हैं मेहता के माध्यम से। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए सदियों से जो मार रहा है पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं
उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। अब वही वाली बात, पूरा इतिहास और परंपरा, क्योंकि वो फिलोसोफर है ना, दार्शनिक है ना, तो उस तरह की परंपरा के हिसाब से उसी तरह से मेहता बात कर रहा है। तालियां बजी, हाल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो इनके दिल में है। ओंकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी है, सड़ी हुई। अब मेहता के विरोध में है ना ओंकारनाथ, कहने के तो वो मतलब उस प्रतिशोध के हिसाब से बात बोल रहे हैं। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। ये केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग है। अब ओंकारनाथ फिर कमेंट कर रहे हैं कि उनको तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, 1000 रुपये महीने का उड़ाते हैं। उस जमाने का 1000 रुपये मतलब आज के जमाने का कम से कम 5 लाख मान लीजिए आप, कितना पैसा वो महीने उड़ाते हैं। उनमें आत्मबल कहाँ होगा, वो तो भोग विलास में पूरी तरह डूब चुके हैं। इसलिए उनसे इस प्रकार की उम्मीद करना बेईमानी की बात है, बेकार किस्म की बात है, ऐसा ओंकारनाथ कह रहे हैं, जो कि बिजली पत्रिका या बिजली अखबार के संपादक हैं। समझ गए, दोनों ही समझे कि बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी मतलब जो बुद्धि के बल पर जीविका पार्जन करते हैं, जो अपना रोजगार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। जो तमाम पढ़े लिखे लोग सब बुद्धिजीवी हैं, और जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो श्रमजीवी हैं, जो शारीरिक फिजिकल वर्क करते हैं, जिनको संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। और बुद्धिजीवी लोगों को तो आपको पता ही है कि संडे की भी छुट्टी मिलती है। खन्ना ने मालती की ओर देखा, यह क्यों फूली जा रही है, इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा, आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी न कहिए, मैंने कितनी चिड़िया फंसा कर छोड़ दी है। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं, सच कहना कितना चंदा दिया। खन्ना इस पर जेब खन्ना इस पर जेब गई, मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रच कर दुराचार फैलाते हैं। क्या बोलते हैं खन्ना, जेब जाते हैं मतलब थोड़ा शर्मा जाते हैं। मेहता देखिए, सब लोग मेहता का भाषण सुन रहे हैं असल में, है ना। और मेहता क्या क्या बोल रहा है, फिर मेहता बोलता है कि पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष थे, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं सब पुरुष थे, सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया। वही धर्म के नाम पर लड़ाने की बात जो आजकल चलती है ना समाज में, उसी के बारे में मेहता बता रहे हैं। योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं। आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी है। पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है, ऐसा मेहता कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सारी बहादुरी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए थी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। और जो आपको पता है कि गांधी भी कहीं की आधुनिक इस मशीन तकनीक का विरोध करते रहे, वो कहते हैं कि ये मनुष्य को गुलाम बना देगी। तो इस तथ्य को भी यहाँ पर वो मेहता अपने हिसाब से दर्ज करते नजर आते हैं। ओंकारनाथ उठकर जाने के हुए, विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। कहते हैं कि जीवन तो विलासिता का जीता है मेहता, और यहाँ बड़ी बड़ी आदर्शों की बात कर रहा है। ऐसा कौन कह रहा है, ओंकारनाथ कह रहे हैं। और वो गुस्सा होकर वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग उनको रोक लेते हैं। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़ कर बैठाया, आप ही संपादक जी निरे पोंगा ही रहे। अजी ये दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है, कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं, चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे, और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी।
बिगड़ने की कौन सी बात है, आप बिगड़ क्यों रहे हैं? लोग कह रहे हैं, जिसको कुछ कहना है, आपको सुनना है तो सुनिए, मत सुनिए, आप इतना उसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया, उल्टा के मुंह से सत्तियों की सी बात सुनकर किसका जी न जलेगा। अब राय साहब उसको कहते हैं कि ये तो उल्टा और बात सत्तियों की तरह करता है, तो गुस्सा तो आएगा ना। ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बाज को चिड़िया का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमय शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएगी, फिर भी वह बाज न बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या न बने, वह हंस न रहेगा, वह हंस जो मोती चुगता है ना। इस प्रकार की बात वो बोल रहे हैं कि मतलब ये सब हो जाएगा, लेकिन उसका स्थिति। तो मेहता हंस और बगुले का भेद बता रहे हैं कि हंस हमेशा हंस ही रहेगा, जो मोती चुगता है, और बगुला जो मछली खाता है। तो जो श्रेष्ठ सोच वाला विचार वाला व्यक्ति है, वो वैसा ही रहेगा हमेशा, और जो घटिया और थर्ड ग्रेड की सोच वाला इंसान है, वो वैसा ही रहेगा। खुर्शीद ने टीका की, ये तो शायरों किसी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करता है जैसे नरबाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलासफर बनते हैं, इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलासफर की धूम में फिलासफर वह है जो, ओंकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जो भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुचि। मैं सत्यवत्य नहीं जानता, मैं तो फिलासफर उसे कहता हूं जो फिलासफर हो सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी, फिलासफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है, वाह सुभान अल्लाह। फिलासफर वह है जो फिलासफर हो क्यों न हो। अब देखिए, ये लोग आपस में सामने बैठे बैठे बातचीत कर रहे हैं, जो भी छिटाकशी कह सकते हैं, जो सब कुछ इनका चल रहा है। फिर मेहता अपना भाषण आगे दे रहे हैं और उसमें गति बनती रहती है। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है, हे और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है, हे और पुरुषों से अधिक। लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। वो कह रहे हैं कि स्त्रियों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हिंसा के रास्ते पर नहीं। जिस रास्ते पर पुरुष ने पूरी मानव सभ्यता को युद्ध में तब्दील कर दिया है, काटो मारो काटो मारो काटो मारो के रास्ते को चुना है, उस रास्ते पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों से और अदालतों में जबान और कलम चलाने चलाने से हो जाएगा? इन नकली अप्राकृतिक निराशावादी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती है जो प्रकृति ने आपको दिया है? सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, अब न रहा गया। पुचकार उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट वोट वोट। ओंकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। अब देखिए, वो भी तो विरोध कर रहे थे ना ओंकारनाथ। और इधर मालिनी की जो मालती की जो बहन थी, वो भी विरोध करती है, क्योंकि उस समय तक वोटों का अधिकार नहीं था ना भाई। वोटों का अधिकार तो स्त्रियों को या पुरुषों को भारत में तो 1947 के बाद ही मिला है, ठीक है। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय आजादी से पहले जो कुछ इलेक्शन की प्रक्रिया थी, उसमें कई बार ये था कि कुछ खास लोगों को वोट करने का भी अधिकार था, ऐसे कुछ नियम थे। तो बाद में वो चीजें बदली बहुत, है ना। तो वो कहती है सरोज की, वोट का अधिकार दीजिए भी, हमें भी तो समानता का अधिकार चाहिए ना। वो मिलेगा तभी तो बाकी अधिकारों की हम बात कर सकते हैं।
मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। अब देखिए, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि उसकी वो आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट के माध्यम से सरकारें बनाना चुनना क्या है, एक तरह से जनता को ठगना है। ये कौन कह रहा है? ये मेहता कह रहे हैं। तो मेहता कहीं न कहीं उस वोट तंत्र की जो नीति थी उसके कुछ जो नेगेटिव पॉइंट है उनको बताते नजर आ रहे हैं, जिसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता। हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, हमारी वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है और अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष या संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उस उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। कहीं न कहीं वो आधुनिक सभ्यता और आधुनिकता के जो तमाम खतरे हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि गांधी बार बार उस आधुनिकता के खतरों को लगातार अपने आंदोलनों में, अपने जीवन में उसका विरोध करते रहे। और आपको पता ही है, उन्होंने बहुत जगह पर आश्रम बनाए, कहीं कि उस ग्रामीण जीवन शैली को लगातार डेवलप करने की या प्रमोट करने की वो बात करते रहे। सेवाग्राम वर्धा में उनका आश्रम है, आप कभी चाहें तो वहां जाकर घूम सकते हैं। वहां गांधी बहुत वर्षों तक रहे। अफ्रीका में आश्रम बनाए उन्होंने, बिहार में कई आश्रम बनाए। तो गांधी कहीं ना कहीं उस ग्रामीण सभ्यता जहाँ की मतलब कहते हैं कि जहाँ मनुष्य किसी बाजार पर किसी चीज पर आश्रित न हो, उस सभ्यता की बात बार बार करते रहे। लेकिन आपको मालूम ये भी है कि 91 में मनमोहन सिंह जब विदेश मंत्री हुआ करते थे तो भारत ने अपने वैश्विक बाजार के लिए रास्ते किस तरह से खोले थे, तो वो भी एक सत्य है। तो सभ्यता अपने अपने तरीके से अलग अलग दृष्टिकोणों से मनुष्य के पास आती है और नए नए सवाल खड़े करती है। तो मेहता कहीं न कहीं उस गांधी की सभ्यता की बात बार बार करते नजर आते हैं। मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही तो उनमें बगावत की रिस्प्रिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसीलिए अधिकार चाहती है कि उनका सदुपयोग करे और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोके, है ना। अपना अब मालती इसका जवाब देती है कि हमें भी अधिकार इसलिए चाहिए स्त्रियों को ताकि वो पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोक सके। मेहता क्या कहते हैं? मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही है जहां नारी ने अपना पद खो दिया है। अब मैंने कहा ना कि पाश्चात्य जो समाज है, यूरोपियन जो समाज है, वहां की स्त्रियों का जीवन एकदम अलग तरह का है ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये अंतर्विरोध भी इस उपन्यास में नजर आता है कि प्रेमचंद भारती उस आदर्श महान नारी की बात करते, त्याग की प्रतिमूर्ति की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सहमति असहमति का विषय हो सकता है, लेकिन यह मेहता इसी मत को स्पष्ट करते हैं। और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी है उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। हमने कहा ना कि ये जो पारिवारिक जीवन टूट रहे हैं, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही है ना। उन सारी चीजों की तरफ इशारा उसी समय समझे कि प्रेमचंद कर रहे हैं कि स्त्री अब गृहस्थी गृहिणी नहीं बनना चाहती, वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती है। तो वो कहते हैं ना कि जमाने के साथ चलना चाहती है। वो हमेशा उस चार दीवारी में ही अपने जीवन को त्याग की प्रतिमूर्ति बन करके
समाप्त नहीं करना चाहती है बल्कि और कुछ करना चाहती है। तो ये जो भारतीय आदर्श है उसको समझिए कि मेहता प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम स्त्रियां बराबर का हक चाहती है, उन सारे अधिकारों की बात कर रही है और पश्चिमी समाज में जो कुछ अच्छा है बुरा है उसको समझने और समझाने का प्रयास यहाँ करती हुई नजर आती है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति है, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। मैंने कहा ना कि पूरी जो पश्चिम की संस्कृति है वहां पे तो इस प्रकार का एकदम खुलापन है ना। तो उस खुलेपन के क्या फायदे हैं नुकसान है वो अलग विषय है चर्चा का। लेकिन भारतीय समाज और पश्चिम के समाज में जो भिन्नता है उस दोनों को रेखांकित करते हुए मेहता भारतीय समाज में नारी के आदर्श और त्याग की भावना को कहीं न कहीं सामाजिक चेतना या सामाजिक भावना के रूप में स्थापित करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सारी स्त्रियां उनका इन सब चीजों का क्या करती है, विरोध करती है। और विरोध करने के पीछे क्या राज है। राय साहब ने तालियां बजाई, हाल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों की टट्टियां छूट रही हो। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, जवाब तो आपके पास भी न होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा बिजली में, देखिएगा। इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। अब संपादक जी से फिर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब आप हक की बात नहीं कर रहे, बस आपको अपने ईगो के लिए कुछ न कुछ बोलना है या मेहता का विरोध करना है, इसलिए ये सब बातें बोल रहे हैं आप, है ना। मेहता इस पूरे भाषण में भारतीय अस्मिता या भारतीय जो परंपरा है जिसमें नारी त्याग की प्रतिमूर्ति, उसी चीज को स्टेब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओंकारनाथ भी इससे सहमत है, लेकिन फिर भी वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो फिर भी इसकी आलोचना करते हैं। राय साहब ने आड़ो हाथों लिया, इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे, वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। अब देखिए, कहा ना कि गांधी कहते हैं ना कि आप जिससे लड़ रहे होते हैं, आप सत्य के लिए लड़ रहे होते हैं कि सामने वाले को पराजित करने के लिए लड़ रहे होते हैं। साधन और साध्य की पवित्रता की बात इसीलिए वो बार बार करते हैं कि आप जिस चीज को हासिल करते हैं उसको हासिल करने का रास्ता भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है, इसलिए ये कह रहा है कि वकील जो होता है ना, अपने मुवक्किल को पराजित करने का या जो उसका जो जिसका केस लड़ रहा होता है ना, उसको जितवाना है। सत्य से जितवा रहा है, झूठ से जितवा रहा है, उसके लिए वो सारी चीजें मायने नहीं रखती, उनका महत्व नहीं होता। अरे तो यूं कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं न सभी मैं न कभी मैं न सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल है, निसहाय है, पीड़ित है। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे। फिर मेहता जी बोल रहे हैं, मेहता का भाषण चल ही रहा है। अब ओंकारनाथ के बाद पास इन सारी चीजों का जैसे कोई जवाब ही नहीं है। वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रतिशोध के भाव से सारी बातें कह रहे हैं। और जो प्रतिशोध के भाव से अपनी सारी बातें कहेगा, वो लॉजिक और सत्य की जब बात आएगी तो जाहिर सी बात है उसे अपनी बात घुमानी ही पड़ेगी। मेहता जी कह रहे थे, और ये पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें विवाह जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इसका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चल रहा है। वह गृहिणी आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। उन्होंने कहा ना कि महिलाएं इस तरह से विवाह नहीं करना चाहती।
मैरिड लाइफ को रिजेक्ट कर रही है। आज देखिए पूरा भारत में तमाम तरह के इस प्रकार के केस आते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही है कि गलत है, तमाम तरह के डाइवोर्स के केस आते हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केस आ रहे हैं हर साल। तो कहीं ना कहीं वो वैवाहिक जो जीवन है वो किस प्रकार से लगातार टूटता जा रहा है। अब वो सही है कि गलत है, मैंने कहा ना कि उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों की सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र है। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेगी। अब उस मालती की बहन स्पष्ट बोल देती है कि हम क्यों विवाह ही को जीवन माने, हम प्रेम के आधार पर विवाह का चुनाव करेंगे और अपने हिसाब से जीना चाहती है। हम क्यों सारी सामाजिक मान्यताओं का दायित्व हमारे ऊपर ही रहे और ये सारी जिम्मेदारी हमेशा स्त्री ही क्यों ले। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थी। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीपन, लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास और बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शक्ति केवल सेवावृत है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहां सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका की कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफान में पार लगा सकती हैं और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, ये सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेगी। ठीक है, मालती इसका कोऑर्डिनेट कर रही थी और उसने कहा कि हम जवाब लेना चाहते हैं लेकिन समय बहुत हो गया और अगले रविवार को फिर प्रोग्राम करेंगे। उसमें जिसको भी अपना विचार रखना है, इस मत का खंडन करना है, वो कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। राय साहब भी अपना काम निकाल रहे हैं भाई। मालती हंसी, आप क्यों न बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, मगर यहाँ सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है, उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है। बात तो सही बोल रही है कि सारे कानून सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, अमीर आदमी के लिए, पैसे वाले के लिए कुछ भी नहीं होता। वो चाहे धन के बल पर सारी चीजें खरीद सकता है, हर चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये जो तमाम आदर्शों की बात है वो सिर्फ किसके लिए, उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन नारियों के लिए जो कमजोर है। उन्हें ही इस सारी सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करना है, उन्हें ही सारी नैतिकताओं को ढोना है और उन्हें ही इन सब जिम्मेदारियों का जैसे निभाना है। मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती है। खन्ना ने मालती को और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उनके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि? तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े मालूम होते हैं तो कृपा करके अपने ताजे विचार बतलाइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका ताजा नुस्खा आपके पास है? दंपति यानी पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसे चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे तलाक हो रहे हैं। स्त्री पुरुष के अंडर नहीं रहना चाहती, पुरुष उसके अंडर नहीं रहना चाहता। आपस में अविश्वास के कारण सारी चीजें समाप्त हो रही है। खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए वह तिनका उठी, बोले, ये नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल से वह 100 साल पुराना है तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी
पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती है, हमेशा उठती रहेगी। मिसेस खन्ना बरामदे में चली गई। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विचार में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। अभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ है, कर्णधार है। विवाह कर लीजिए। मैं पूछूंगी अब नारियां क्या है, और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। वो बोल रही है कि आपको भी शादी करनी पड़ेगी ना, और जब शादी करेंगे तब पता चलेगा कि असल में स्त्री क्या है, और स्त्री की क्या भूमिका है, और स्त्री क्या कर सकती है। मेहता हंसे, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूं। मिस मालती से थोड़ा जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखे। वही स्वार्थी पुरुषों की बात है। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा, हमारा नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीखिएगा। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकती है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो ये विद्रोह है उसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। वो कह रही है कि पुरुष के अंदर भी वो गुण होना चाहिए और नारी के अंदर भी होना चाहिए, तभी तो एक बैलेंस हो पाएगा। सारी त्याग की जिम्मेदारी अगर आप स्त्री के ऊपर ही डाल देंगे और पुरुष कुछ नहीं करेगा तो फिर ये विवाह का, ये आपस में समझदारी का जो रिश्ता है वो भी अपने आप रास्ते में ही दम तोड़ देगा। यस। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशों में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए की जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। कहने कि ज्ञान प्रेमचंद खुद एक जमाने में बहुत आदर्शवादी कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, आपको याद होना चाहिए इस बात में। तो आदर्श से यथार्थ की, देखिए, एक उम्र होती है जिसमें हम सब आदर्शवादी होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब हमारा जीवन के यथार्थ से सामना होता है तो हमारा आदर्श रेत की तरह ढरढरा कर गिर भर भरा कर गिर पड़ता है, और तब हम जीवन की वास्तविकताओं को हकीकत के साथ जोड़कर समझने लगते हैं, और तब हमें यथार्थ का, रियलिटी का, वास्तविकता का एहसास होता है और हमें उसका अनुभव होता है। तो मेहता कुछ शायद थोड़े आदर्शवादी ही हैं, तो उस आदर्श से यथार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी जो कल्पना है, उनकी जो सोच है, उसी प्रकार की सोच है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो भी अपने आप को परिमार्जित कर रहे हैं, लगातार अपने आप को खोज रहे हैं या अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, वो हमेशा चलती रहती है। अगर हम हमेशा सीखते जाएंगे, अगर हम हमेशा लर्निंग करते जाएंगे तो एक दिन हम भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मिसेज खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वही खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वह सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ जो वह मुंह भी खोले। अच्छा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जी नहीं, ये न होगा। मेरी कार सरोज लेकर जल्दी जल्दी
आप मुझे पहुंचाने को चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? ठीक है, बोल रही कि मत मेहता साहब, खन्ना साहब तो अपनी स्त्री को पीटते हैं, और वो क्या स्त्री के हित की बात करेंगे भला? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, यह आप भूल जाते हैं। समझती है ना ताली? एक हाथ से ताली कैसे बजाएंगी? तो गलती कहीं न कहीं हमेशा दोनों पक्ष की रहती है, कुछ न कुछ। तभी तो मिसमैच होता है। कहीं न कहीं वो इसी तरह की बात समझा रही है, या इसको उनको कहना चाहती है। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदज़बान हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज ये बात स्वीकार की है ना? पुरुष का ईगो कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन आजकल की स्त्रियां, और आज के जमाने की मैं बात करूं तो समय आप तो जानते ही बहुत बदल चुका है। तो उस बदलाव को भी समझने की आवश्यकता है, उसको भी हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है तुमसे, उसे जितनी से भक्ति है, उसके बल पर वह तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीफ हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय ये प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनको भोली भाली शांत मुद्रा देकर समझ लिया वह देवी है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए, वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। अब देखिए कि जो उसकी पत्नी है उसके बारे में बोल रहा है कि उसने मेरे बारे में कितने लांछन लगाए, मुझे कितने सारे किस तरह से बदनाम किया। आपको उस हकीकत का, उस वास्तविकता का पता नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर आपको उस सच का पता होता तो शायद आप इस तरह की बात कभी नहीं कहते। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष, इसका कोई कारण तो होगा। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आज कल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका हूँ, और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं दोष नहीं दे सकता। अब ऐसा इस ये दोनों बहस कर रहे हैं आपस में कि मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, और मेहता को लगता है कि आप उनके पारिवारिक
चीजों के बीच में आ रही हैं, इसलिए शायद उसको इतना गुस्सा है। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है, यह उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन वह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौवत नहीं हूं कि खन्ना को अपने पास आते देखकर धुतकार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह जाने उसका मैं क्या कर सकती हूँ। मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट के बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे मुझे दुख हुआ। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। उसको लगता है कि मेहता मुझे भी उसी तरह से समझ रहे हैं जैसे बाकी लोग समझते हैं। लेकिन मुझे बाकी लोगों से क्या मतलब है? मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे तो सभी लोगों को चेक करने जाना पड़ता है, तो मुझे सभी के साथ अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करना होता है, वो मेरा काम है। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठ जाइए, मुझे रत्ती पर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाकर आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसकी उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या। आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। अब वो सच्चाई बता रही है पूरी कि ये सब बातें हैं। अगर कोई आपसे इतना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो आप जाहिर सी बात है उसका सम्मान करेंगे, और मैं भी वही करती हूँ। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेंकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वो आएंगे तो मैं उन्हें यूं दूर दुराऊंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई, मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले ही भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया वह बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा है और बड़ा मर्मभेदी है। अब मैंने कहा ना कि गोविंदी, खन्ना और मेहता और मालती। मेहता फिलोसोफर है, गोविंदी खन्ना की पत्नी है, और मालती डॉक्टर है। अब खन्ना मालती से किसी न किसी बहाने मिलना चाहता है बार बार। उस कह सकते हैं कि उस पर फिदा है वो। तो इसमें मालती क्या कर सकती है? और मेहता को लगता है कि मैं खन्ना और मालती का कुछ चक्कर चल रहा है, तो कितना स्पष्टीकरण देगी? और खन्ना इसी चक्कर में अपनी पत्नी गोविंदी को मारपीट करता है, मारता है कि वो उस पर शक करती है, इस प्रकार की बातें बोलती है। तो इन सारी चीजों को समझने और समझाने के दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं। तो आपने यहाँ तक सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में, जहाँ राय साहब के इलाके में क्या घटित होता है और राय साहब क्या करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।